Hey student, good morning. Welcome to my YouTube channel Study with Bhatt sir. I am Professor Kalro Bhatt. Okay, and today I want to discuss something important about our Bachelor of Business Administration (BBA), the course which got changed, and Gujarat University declared a new course. New course is not that much new. We cannot say that there are lots of change, but yes, the pattern will be changed. Okay, so your subject of principle of economics, which is micro, is get changed, and it converted into the four major units: unit 1, unit 2, unit 3, and unit 4. Unit 1 is about the introduction to the economics. So this is unit 1. In this video you will get all the questions answered, all about the introduction to the economics. Okay, and in this video I can say that your unit 1 is completely discussed. You will understand what your unit 1 want to say. I will also discuss something about a university's IMP questions. Okay, सो डोंट वरी, मेरे को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इन योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम. ठीक है. दूसरा मेरे को यहाँ पे थोड़ा समझाना है कि कौन से पॉइंट्स निकल गए, कौन से टॉपिक्स निकल गए और कौन से टॉपिक्स ऐड होने वाले हैं. ठीक है, तो आपको पता चले कि क्या गया है, क्या नहीं गया है, क्या प्रिपेयर करना है, क्या नहीं प्रिपेयर करना है. क्योंकि डेफिनेटली मुझे ये चीज़ पता है कि आप है ना क्वेश्चन पेपर निकालोगे फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम योर कॉलेज लाइब्रेरी, ओल्ड क्वेश्चन पेपर विच आस्क्ड इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, और फिर आप उसमें से क्वेश्चन पेपर करोगे. आपकी नई सी जो बुक होगी अभी की, इस ईयर की, करंट ईयर की, उसमें आपको काफ़ी सारे आंसर नहीं मिलेंगे. वो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वो टॉपिक है ना हटा दिए गए हैं. सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, मैं हूँ, चिंता मत करो. बराबर. पहले देख लेते हैं यूनिट 1 के पॉइंट्स कौन से कवर करने हैं, टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, टॉपिक कौन से अपनी यूनिवर्सिटी ने नए सिलेबस में 2023-24 में डाले हैं. तो पहला है नीड फॉर द डेफिनेशन. तो उसमें है ना अपने को चार डेफिनेशन तैयार करनी है. एडम स्मिथ की वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, मार्शल की वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, रॉबिन्स की स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन एंड सैमुअलसन की ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन. ये चार डेफिनेशन तैयार करनी है. बराबर. इसमें से कोई भी एक आ सकती है, वो डैम श्योर है. बराबर. आगे है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसके स्कोप, उसका इंपोर्टेंस, उसके लिमिटेशंस. ठीक है, वो आपको देखना है. आगे आएगा मैक्रो इकोनॉमिक, तो उसका मीनिंग, उसके स्कोप, उसके एडवांटेज, उसके लिमिटेशंस, डिफरेंट बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो एकदम इजी है. आगे आएगा बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमिक के बेसिक प्रॉब्लम क्या है, वो मस्त क्वेश्चन है, नया ऐड किया है, लास्ट ईयर नहीं था. सो ये ध्यान देने लायक चीज है. आगे इकोनॉमिक सिस्टम, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव. उसमें आएगा कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म को अभी ऐड किया है, एक्चुअली में ऐड नहीं किया है, चेंज किया है. पहले था फ्री इकोनॉमिक, जो अभी हो गया कैपिटलिज्म. फिर सोशलिज्म, जो प्लान इकोनॉमी बोलते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी, जो तो पहले था ही. बराबर. और आगे है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. बस इतने क्वेश्चन, इतने टॉपिक्स आपको फर्स्ट यूनिट में करने हैं. यूनिट 1 25% वेटेज का है आपका, मतलब कि क्वेश्चन पेपर है उसमें से यूनिट 1 तैयार कर लिया तो आपका 25% वेटेज कंप्लीट हो जाएगा. अपने नहीं टाइम बिगाड़ना चाहते, आगे बढ़ते हैं. मैं धीरे धीरे समझाता जाऊंगा, आप ये पढ़ते जाओ. आपको इसकी पीपीटी चाहिए, या फिर एग्जाम आते आते आपको यूनिवर्सिटी के पेपर चाहिए, या फिर आपको मेरी बनाई हुई पर्सनल आईएमपी क्वेश्चन बैंक चाहिए कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, तो आप ले सकते हो, और बहुत नॉर्मल से रेट में. उसके लिए आपको क्या करना है मैं बीच में बोलूंगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो में. बराबर. थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स. ये बीबीए सेम 1 से FY BBA सेम 1 यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी का कोर्स है.
तो आप ध्यान रखिए गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स के बच्चों के लिए ही है। अदरवाइज आपको ये चैप्टर्स आते हैं, आप कॉमर्स में हो या बीए में हो या बीकॉम में हो, कहीं पे भी हो, तो आपको ये काम आ सकता है। लेकिन ये मोस्टली मैं बना रहा हूँ बीबीए के बच्चों के लिए, गुजरात यूनिवर्सिटी का नया सिलेबस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब एडम स्मिथ की वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है, तो थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे वो क्या बोलना चाहते हैं। पहले तो अपने को पता है कि इन 11th-12th स्टैंडर्ड वी लर्न दैट कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक, तो यहाँ पे क्लियरली मैंने वो मेंशन कर ही दिया है। तो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय द एडम स्मिथ, ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द वेल्थ ओनली। बराबर, एडम स्मिथ की डेफिनेशन क्या एक्सप्लेन करती थी, टू डू द स्टडी ऑन द वेल्थ ओनली, और वेल्थ के ऊपर ही वो ध्यान देते थे। इट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंजप्शन। दिस वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन डील्स विद द कॉजेस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ। तो एडम स्मिथ ने एक ही चीज बताई थी, टू क्रिएट द वेल्थ, यूज योर रिसोर्सेज एंड क्रिएट द वेल्थ। ठीक है, इतना है आपको ध्यान रखना है और यही आपको एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ मार्शल। मार्शल ने वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी, बराबर, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सॉरी, मेरा थोड़ा तबियत अच्छी नहीं है। इकोनॉमिक्स लाइक द एल्फ्रेड मार्शल एंड द आर्थर सी पियागेट concluded that economic is the study of mankind in the ordinary business of life. Okay, it examines that part of the individual and the social actions which is most closely connected with the attainment and use of the material requisites of well-being. अपने पास जो भी मटेरियल पड़ा है, जो भी रिसोर्सेज पड़े हैं, जो भी टेक्नोलॉजी पड़ी है, उसका बेस्ट यूज करना अपनी अच्छी सी लाइफ को कंफर्ट देने के लिए, दैट इज द मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ द वेलफेयर. This definition was impracticable because it cannot study the work of the lawyers or the teacher. समझ रहे हो, ये मैंने यहाँ पे दिखा है, तो बोल सकते हैं कि मार्शल की जो वेलफेयर डेफिनेशन थी उसमें क्रिटिसिज्म क्या थे, तो क्रिटिसिज्म ये थे कि लॉयर और टीचर में एप्लीकेबल नहीं होती है, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस मटेरियल। जो मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करते वो कुछ नहीं कर सकते, मतलब उनके ऊपर ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, सर्विस सेक्टर में ये काम नहीं करता। दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ its welfare approach. In other words, that economics should study all the economic activities whether they promote well-being or not. दूसरी चीज, जहां पे well-being की बात ही नहीं आती, बराबर, जहां पे कंफर्ट की बात ही नहीं आती, वहां पे तो मार्शल की डेफिनेशन का कोई एप्लीकेशन ही अप्लाई नहीं होगा। बराबर, तो ये थोड़ा क्रिटिसिज्म थी। आपको पढ़ना है तो ठीक है, आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज गो थ्रू दिस डेफिनेशन एंड फिनिश इट। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ द स्कार्सिटी, ये रॉबिन्स की डेफिनेशन है, मोस्ट टाइम पे डेफिनेशन। अब आगे है, इसका भी क्रिटिसिज्म है। देखते पहले इसका डेफिनेशन तो पढ़ लें। अनदर इकोनॉमिक्स, रॉबिन्स विडेन the scope of the economics with his scarcity definition. According to him, economic is a science which studies the human behavior and the relationship between the endless wants and scarce means which have alternative use to satisfy them. अब कोई भी इंसान है, उसकी जो नीड है ना, इच्छा है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती, और जो चीज मार्केट में कम है ना, तो इंसान क्या करेगा, अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढेगा उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। सीधी सी बात है ना। ओके, इसका भी क्रिटिसिज्म है। मैनी क्रिटिसाइज्ड रॉबिन्स थियरी बिकॉज हिज डेफिनेशन मेड इकोनॉमिक्स अ प्योर साइंस। इसको प्योर साइंस के रूप से उसने एक्सप्लेन ही कर दिया था। His theory neither considered the welfare of man not provide a solution to his economic problem. उसकी डेफिनेशन में कहीं पे भी वेलफेयर ऑफ मैन की बात नहीं करी है, ना ही तो कोई चीजों का सॉल्यूशन दिखा, इकोनॉमिक के जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वो दिखा नहीं पाया है। दैट्स व्हाई लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है। He also said that each mean also had alternative uses. मीन नहीं है, मैन है। Each man also had alternative uses, making it even scarce. अब क्या बोलते हैं ये कि हर डेफिनेशन में ऐसा है ना कि हर इंसान को कोई चीज नहीं मिलती तो दूसरी चीज की ओर बढ़ जाते हैं, तो रोंग चीज है, बराबर, उसको और ज्यादा स्कैरर बना देते हैं, मतलब कि और कम बना देते हैं। ठीक है, ये पढ़ो ना पढ़ो डजंट मैटर, बट ये पढ़ना है, आईएमपी है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। सैमुअल्स ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। सैमुअल्स in 1948 he pioneered the growth oriented definition of the economic. This definition of economics focuses on mainly three aspects of human behavior as present
and future wants of the human beings, allocation of the resources and alternative uses of the resources. अब सैमुअलसन ने थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। उन्होंने बोला कि इकोनॉमी के ना फोकस ऑन मेनली 3 एस्पेक्ट, 3 चीज पे काम करते हैं। एक तो ह्यूमन बिहेवियर एज प्रेजेंट, फ्यूचर वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, allocation of the resources and alternative use of the resources। इतनी चीजों पे काम करो, ये सैमुअलसन ने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन के लिए डेफिनेशन दी थी। अब है मीनिंग ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज, एज आई सेड अर्लियर। ठीक है, माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, income, individual industries, particular commodities, like examine the body by the Microsoft। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर फर्म पे, उसके हाउस होल्ड पे, उसकी प्राइस पे, उसके वेजेस पे, उसकी इनकम पे, इंडिविजुअल इंडस्ट्री पे, पूरी इंडस्ट्री के पे नहीं, कोई एक इंडस्ट्रीज पे या फिर कोई पर्टिकुलर कमोडिटीज पे स्टडी करना, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि माइक्रोस्कोप का यूज करके अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एग्जामिन करना, उसमें क्या प्रॉब्लम है वो ढूंढना, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक विच आई हैव डिस्कस्ड। ओके, एकदम इजी है। आगे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर, बहुत चांस है, लाइक 90-95% ये चांस है कि ये एग्जाम में आ सकता है। So what could be the scope of the microeconomics? First one, theory of product pricing. Second one is theory of factor pricing. Third one is theory of the economic welfare. So theory of product pricing, प्रोडक्ट की प्राइस कैसे रखनी है, तो दो चीज पे डिसाइड होती है, एक तो डिमांड, एक तो सप्लाई। दोनों एनालाइज करना पड़ता है, फिर अपने को एग्जैक्ट व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को डिसाइड हो सकता है। आगे है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। कौन से और बोल सकते हैं ना कि फैक्टर है कि जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज रेंट ऑफ द प्लेस, फिर है वेजेस, फिर है इंटरेस्ट, फिर है प्रॉफिट। तो इतनी चीजें भी अफेक्ट करती है, ये सब स्टडी करना पड़ता है। दिस इज द स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक। एंड थर्ड वन इज थियोरी ऑफ द वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर। तो प्रोडक्शन को कैसे ज्यादा कर सकते हो, जो अपने पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, मशीन्स अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, मैन पावर अवेलेबल है, पैसे है, कैपिटल अवेलेबल है, जगह अवेलेबल है, तो उसका मैक्सिमम यूज कितना कर सकते हो। और थर्ड वन इज द ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि आप अपने बिजनेस को इकोनॉमिक टर्म पे कैसे मजबूत बना सकते हो। तो दिस इज द स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको ये चार्ट ड्रॉ करना है, चार्ट ड्रॉ करने से ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, तो एक ये लिखना है 1, 2 एंड 3, उसके अंदर ये सब पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। बहुत सा मैं बोल सकता हूँ आईएमपी के आईएमपी क्वेश्चन है, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा इसमें मैंने समझा है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर। तो थियरी ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसिंग, द प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ द डिमांड एनालिसिस, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस, individual producer behavior। B है theory of factor pricing। There are 4 main factors contributing to the production process, which are land, labor, capital and the entrepreneur। Microeconomics help in determining the factor rewards like land gets rent, labor gets wages, capital get interest and the entrepreneur get profit, जो मैंने आगे आपको ऑलरेडी मैंने डायग्राम में समझा दिया है। And last one is the theory of the economic welfare। This theory deals with the efficiency in the allocation of the resources, which aims at maximum satisfaction of the people। ऐसा काम करो कि जिससे जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही है वो कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फाई करे। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस वन इज समथिंग न्यू, बराबर, न्यू पॉइंट इन योर सिलेबस। सब्जेक्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहले तो कंजप्शन पे ध्यान रखा जाएगा, प्रोडक्शन पे ध्यान रखा जाएगा, एक्सचेंज पे ध्यान रखा जाएगा, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान रखा जाएगा, सोशल वेलफेयर पे ध्यान रखा जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या बोलना चाहता है। तो सब्जेक्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो सब्जेक्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स सीधा सीधा बोल सकते हैं, इट इज द स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर। वैसे नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख दीजिए, वो भी चलेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर, दिस वन इज समथिंग इंपोर्टेंस, बराबर। आईएमपी है, इंपोर्टेंस पूछ सकते हैं, मेरिट पूछ सकते हैं, एडवांटेज पूछ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कोई भी पूछे आपको लिखना इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपोर्टेंस क्या है? इट शोज हाउ फ्री मार्केट इकोनॉमी ऑपरेट, बराबर। कैपिटलिज्म मार्केट कैसे ऑपरेट होता है, फ्री मार्केट कैसे ऑपरेट होता है, उसके बारे में अपने को थोड़ी सी आइडिया मिल जाती है। इट कंस्ट्रक्ट सिंपल मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल फोनामिना, मार्केट में जो भी चल रहा है, मार्केट में अपना प्रोडक्ट कैसा चलेगा, अपनी कमोडिटी कैसी चलेगी, अपनी फर्म कैसी चलेगी, अपनी नई टेक्नोलॉजी है तो वो कैसी चलेगी, अपनी कोई सर्विस है तो कैसी चलेगी, उसका अपने को थोड़ा सा एक्चुअल आइडिया दे देता है। दूसरी भाषा में कहें तो प्रोडक्शन लाइफ साइकिल के द्वारा। इट प्रोवाइड्स एनालिटिकल टूल्स टू एवेल्यूएट द पॉलिसीज, वो अपने को मार्केट में जो पॉलिसी एक्चुअली में काम कर सकती है, जो अपने को अप्लाई करनी ही चाहिए, उसके बारे में आइडिया दे देता है, और उसके लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स खुद ही एक टूल है टू एनालाइज विच पॉलिसीज कैन बी बेस्ड। ठीक है, आगे। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केट कैसा है वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए। इट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द टैक्सेशन, आपको पता चल जाएगा कि टैक्सेशन कौन से जगह पे मुझे बर्डन दे रहा है, कौन सी जगह पे मैं टैक्स बचा सकता हूँ, बराबर। उसका पूरा सा आपको अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। आगे, इट ऑल्सो शोज द वे टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो, आपको उसका पूरा आइडिया माइक्रो इकोनॉमिक्स को साइंटिफिकली स्टडी करने से मिल ही जाएगा। तो बराबर इतना पॉइंट लिखो और आपको पूरा मतलब कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड गिव्स इट्स इंपोर्टेंस, सीधे सीधे ऐसे ही पूछ सकते हैं। आपको डेफिनेशन देनी है, उसका इंपोर्टेंस दे देना है, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स? इट बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, अब वो फुल एम्प्लॉयमेंट को ही स्टडी कर लेता है, बराबर। तो थोड़ा सा गलत चीज हो जाता है कभी कभी। दूसरा, इट निग्लेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ है कि नहीं वो ध्यान में नहीं रखता हो, वो तो माइक्रो लेवल पे ही, स्मॉल लेवल पे ही स्टडी करता है। इट कैन नॉट अप्लाई टू द होल इकोनॉमी, सॉरी वो नहीं है, टू द होल इकोनॉमी। और ये चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो अपने ने बोल सकते हैं एक निचोड़ निकाला, एक बोल सकते हैं ना कि मेरे को इतना जानने को मिला, वो चीज पूरी इकोनॉमी में अप्लाई नहीं हो सकती, बराबर। तो ये छोटे से लेवल पे ही काम करता है। आगे दूसरा पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, याद रखना मैक्रो इकोनॉमिक्स, अभी मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म किया, अब आया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक्स, ये पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है, पूरे इंडिया की, समझ लो पूरे एक कंट्री की। द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द लार्ज स्केल और द जनरल इकोनॉमिक फैक्टर, हाउ दे इंटरेक्ट इन इकोनॉमिक्स, बराबर। वो लार्ज स्केल पे या जनरल इकोनॉमिक फैक्टर पे ही काम करता है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, बराबर। अब व्हाट इज द स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, आईएमपी क्वेश्चन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द नेशनल इनकम, देश का इनकम, नेशनल इनकम कितना है वो मैक्रो इकोनॉमिक ही बता सकता है। सेकेंड वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने लिखने में थोड़ा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक करा है, इट शोज द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। थर्ड वन इज जनरल प्राइस लेवल, वो एक आपको आइडिया दे देगा कि मार्केट में ये चीज का, ये प्रोडक्ट का व्हाट वुड बी द प्राइस, पर उसके आजू बाजू ही होगा। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द मोबाइल, एनी मोबाइल डिवाइस, यू कैन गेट एग्जैक्टली आइडिया अबाउट द नियर प्राइस दैट दिस मोबाइल वुड बी नियर टू द 68,000 और 70,000, आपको पता चल जाएगा मोबाइल लॉन्च होने से पहले ही उसके फीचर्स के हिसाब से, बिकॉज यू नो वेरी वेल द मोबाइल मार्केट राइट नाउ, ओके, यू आर अवेयर अबाउट इट। लास्ट वन इज द बिजनेस साइकिल, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब सीधी सी चीज है भाई, बिजनेस साइकिल को अंडरस्टैंड करना, कोई कंपनी की बिजनेस साइकिल को ड्रॉ करना, उसको समझना कि वैन वो कब कमा रहा है, कब डाउन हो रहा है, कब उसका एक्सपेंस प्लस हो रहा है, कब उसका एक्सपेंस माइनस हो रहा है। एक्सपेंस माइनस होगा तो ग्रोथ करेगा, एक्सपेंस ज्यादा होगा तो तब के टाइम पे लॉस करेगा, तो पूरी आइडिया दे देता है। आगे आएगा बिजनेस साइकिल क्या है वो, आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एबीआईएमपी है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आते हैं, तो वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स मार्केट के फ्लक्चुएशन को शो करता है, उसको समझने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, वो आइडिया देता है कि कैसी पॉलिसीज अपने को फॉर्मुलेट करनी चाहिए टू अवॉइड द डाउन
डाउन स्टेज, ठीक है। इट हेल्प इन स्टडिंग द इन्फ्लेशन एंड द डिफ्लेशन, वो पता कर अपने को पहले से बोले वार्न कर देगा कि भाई इन्फ्लेशन आने वाला है, पैसे लोगों के पास ज्यादा हो गए। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि मार्केट में लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाना, इसलिए सबका भाव, सबका रेट प्लस होता है, तो उसके लिए बोल सकते हैं कि दैट इज द इन्फ्लेशन स्टेज। अपने को पता चल जाता है कि यहाँ पे पैसा बचा के रखना है। आगे, इट हेल्प इन स्टडी ऑफ द नेशनल इनकम एंड जीडीपी, देश का इनकम क्या है, देश की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, वो हेल्प करता है, और जीडीपी रेट बता देता है कंट्री का, बराबर। इट हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, इट हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी को कैसे फंक्शन करना है, कैसे अपने देश को आगे लेके जाना है, कैसे काम करना है, कौन से मॉनेटरी चेंजेस लाने, कौन से फाइनेंशियल चेंजेस लाने हैं, कौन सा टैक्सेशन नया ऐड करना है, एवरीथिंग वुड बी गेट फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये तो जनरली देश को चलाने की बात हो गई, बराबर। तो एडवांटेज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स मोस्ट एमपी क्वेश्चन बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, समझ लो इसके लिमिटेशंस कितने हैं, बराबर। जितना ब्रॉड उसका स्टडी होगा उतने ही ज्यादा उसके लिमिटेशंस होंगे। लिमिटेशन बोलते हैं, डिसएडवांटेज बोलते हैं, डिमेरिट बोलते हैं और रोड ब्लॉक्स बोलते हैं, बराबर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट व्हिच रिफर्स टू इंडिविजुअल टोटल्स, अब वो सीधा सा टोटल दिखा देता है, कोई इंडिविजुअल पे स्टडी नहीं करता है। हाउएवर ओवरऑल रिजल्ट में बी डिफर फ्रॉम द इंडिविजुअल बिहेवियर, कोई एक बंदा कमा रहा है और पूरा उसका एरिया ढूंढा जाए तो सब नहीं कमा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कोई नहीं कमाए, लेकिन ये तो ओवरऑल डिसीजन पे डिसीजन देता है, बराबर, टोटल, वो एक गलत है। इट डज नॉट स्टडी द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द एग्रीगेट ऑन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अब अलग अलग सेक्टर पे भी वो कभी स्टडी करता नहीं, वो काम माइक्रो इकोनॉमिक का है, मैक्रो इकोनॉमिक का नहीं है। थर्ड वन, इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट, कोई इंडिविजुअल यूनिट ने अच्छा किया है तो वो यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि उसको तो पूरा उसके टाइप की पूरी इंडस्ट्री सेक्टर से काम होता है, उसको एक कोई कंपनी क्या करके दे रही है डजंट मैटर फॉर हिम, ठीक है। आगे, इफ ईच डेटा यूनिट इज डिफरेंट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू जज, अब हर यूनिट के डेटा अलग अलग है तो उसको जजमेंट देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। द एग्रीगेट टेंडेंसी मे नॉट अफेक्ट ऑल सेक्टर इक्वली, और ये जो सेक्टर है वो इक्वली अफेक्ट कभी करते ही नहीं है। Aggregate values cannot be used when individual items need to be considered separately. कोई भी इंडिविजुअल आइटम को सेपरेटली कंसिडर किया जाए ना तो यहाँ पे मैक्रो में पॉसिबल ही नहीं, वो सब माइक्रो में पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। आगे, डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर, दिस इज द मोस्ट आईएमपी टॉपिक ऑफ दिस यूनिट 1, बराबर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, आई कलेक्टेड फ्रॉम टेक्स्ट बुक। माइक्रो इकोनॉमिक्स deals with the economic issues is related to the small economic units, an individual firm, an individual household or an individual customers, where macroeconomics deals with the economic issue at the level of the economy as a whole, large scale पे काम करता है, small scale पे काम करता है। Microeconomic is basically concerned with the determination of the price in the market. Accordingly, it is often called as the theory of price, और इसको बोलते हैं the theory of income and employment। इतना याद रखना है, ठीक है। Study of microeconomics assume that macro variables remains constant. Thus, it is assumed that the general price level is a constant while we are studying determination of the price in the individual market। और यहाँ पे study of the macroeconomics assume that micro variables remain constant, thus it remains constant when thus it is assumed that the distribution of GDP remains constant when we are studying the level of the GDP in the economy, ठीक है। इतना याद रखना है। फिर चौथा पॉइंट आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो, नहीं रखना है तो कोई इश्यू नहीं है। दिस इज द न्यू पॉइंट इन योर न्यू सिलेबस, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी को समझने के लिए बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, तो पहला ये व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। कोई कंट्री के साइड से सोचा जाए तो कंट्री ऐसा क्या प्रोड्यूस करेगी, या कोई कंपनी ऐसा क्या प्रोड्यूस करेगी कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। तो ये बहुत ही मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड व्हाट टू प्रोड्यूस, वो डिसीजन लेना सीरियसली हार्ड है। अदर, इन व्हाट क्वांटिटी, कोई चीज अगर बनानी है तो कितनी बनानी है, दिस इज ऑल्सो हार्ड थिंग टू नो, ओके। आगे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, दिस इज ऑल्सो हार्ड टू
कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है, कौन सी मशीनरी लानी है, कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, वो भी हार्ड थिंग है टू नो। फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए कोई चीज बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू नो। बराबर, कोई भी इकोनॉमी को समझने के लिए कोई कंट्री ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देगी और वो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होते हैं कोई चीज को समझने के लिए, उसका डिसीजन लेने के लिए। आर द रिसोर्सेज बीइंग एफिशिएंटली यूज्ड, अपने पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है, उसका क्या हम मैक्सिमम यूज कर पा रहे हैं। अगर अपने बोल दे कि हाँ, तो इन फ्यूचर यू कैन प्रोड्यूस मोर थिंग फ्रॉम दैट मच ऑफ रिसोर्सेज, तो ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है जो हम कभी डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये चीजें हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स है कोई भी इकोनॉमी को समझने के लिए। ये 5 क्वेश्चन खड़े होते ही है। आगे दिस इज द न्यू पॉइंट एडेड इन योर सिलेबस, economic system. An economic system or the economic order is a system of production, resource allocation and the distribution of the goods and the service within a society. इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। आगे उसके ऑब्जेक्टिव, उसके गोल्स क्या है इकोनॉमिक सिस्टम के, तो पहले तो फ्रीडम, दूसरा इक्विटी, तीसरा है सिक्योरिटी, चौथा है ग्रोथ, पांचवा एफिशिएंसीज, छठा स्टेबिलिटी एंड 7 है फुल एम्प्लॉयमेंट। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम को सेट करना, उसमें फ्रीडम होना चाहिए टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, to produce any kind of the food, it is allowed to produce in your or manufacture in your country or in your area or in your region or in your boundary। दूसरा है इकोनॉमिक इक्विटी, सबको सही चांस मिलना चाहिए, एक जैसा चांस मिलना चाहिए टू प्रोड्यूस और डू द बिजनेस और टू गेन द प्रॉफिट। थर्ड वन इज सिक्योरिटी, सबको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए अगेंस्ट द बिजनेस, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, अगेंस्ट द प्रोडक्ट। ठीक है, आगे है ग्रोथ, तो सबको ग्रोथ होनी चाहिए। कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं है तो जैसा सोचती है कि कोई बिजनेस होगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। एवरी बिजनेस और एवरी एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू डू द ग्रोथ, ग्रोथ होगा तो प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जो भी चीज है अपने पास उसका मैक्सिमम यूज कर पाए, कोई भी इकोनॉमिक का यही काम होता है। जितना कम है उससे ज्यादा पैदा कर पाओ तो ज्यादा अर्न कर पाओगे, तो आपका मार्जिन ज्यादा रहेगा प्रॉफिट का, सीधी सी बात है। प्राइस स्टेबिलिटी, कोई भी मार्केट में अगर प्राइस स्टेबल रहेगी तो आपका बिजनेस लंबा चलेगा, सीधी सी चीज है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द आईफोन मोबाइल। ठीक है, आईफोन मोबाइल की या फिर एप्पल की जितनी भी प्रोडक्ट होती है वो एक रेंज में ही होती है। नेक्स्ट जो भी कोई नया वर्जन आएगा तो उसका प्राइस सबको एडवांस में पता ही होता है कि इससे ज्यादा ही होगा, तो उसको बोलते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। कभी भी वो नया मोबाइल या नई प्रोडक्ट या नई रेंज लाएंगे तो उससे कम प्राइस में नहीं लाएंगे जो पुरानी थी। सपोज कोई मोबाइल 38,000 का है तो नई रेंज आएगी वो 38,000 से ज्यादा की ही आएगी, वो डैम श्योर है। ठीक है, आगे फुल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी मार्केट है, कोई भी इकोनॉमिक है, कोई भी कंट्री की है, कोई देश की है, कोई रीजन की है, कोई स्टेट की है, कोई सिटी की है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही फोकस करते हैं। तो ये थे ऑब्जेक्टिव और द गोल ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। आगे है मीनिंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। यहां पे आपको थोड़ा है ना धोखा हो सकता है आपके साथ। फ्री मार्केट की जगह पे दे आर यूजिंग द वर्ड कैपिटलिज्म, तो याद रखना कैपिटलिज्म मींस फ्री मार्केट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स फ्यूचर, यहाँ पे इन लिखा है, इट्स फ्यूचर है। थोड़ा मेरा टाइपिंग करने का स्पीड ज्यादा है ना, इसलिए मिस्टेक होती है, उसको कम मारी गलती करो। A free market economy is one without government intervention or the regulation. In a purely free market, buyers and sellers arrive at the price based on supply and the demand. यहाँ पे कैसा है कि गवर्नमेंट कोई भी मतलब कि रूल्स रेगुलेशन बना देगी, लेकिन गवर्नमेंट आपके बिजनेस में आपको है ना दिक्कतें पैदा नहीं करेगी, सबके लिए सेम रूल्स रहेंगे और आपको अपने हिसाब से मार्केट में बिजनेस करना है, उसको बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसके फीचर क्या है, इकोनॉमिक मैन है, कोई भी बंदे को खुद से सोचना पड़ेगा कि विच काइंड ऑफ बिजनेस आई कैन डू, विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई कैन प्रोड्यूस, उसको खुद को इकोनॉमिक सोच लानी पड़ेगी। दूसरा है प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरे को बिजनेस चालू करना है तो आई हैव टू इन्वेस्ट ऑल द थिंग फ्रॉम माय साइड, बराबर, मेरे को सब चीज लगानी पड़ेगी, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर मेरे हिसाब से मुझे सब सेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट मुझे हेल्प नहीं करने वाली यहाँ पे। थर्ड वन इज इनहेरिटेंस, मेरे को जो भी मिलेगा वो मेरे मदर फादर से मिलेगा, वही मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, तो इनहेरिटेंस में मिलता है। ये परफेक्टली यहाँ पे फिट नहीं होता, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं कि बिजनेस है, मम्मी पापा चला रहे, दादा दादी चला रहे, तो अपने को मिलेगा, तो अपने को बिजनेस ब्लड में मिलता है, इसलिए यहाँ पे इनहेरिटेंस वर्ड फीचर्स में लिया गया है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, यहाँ पे मुझे चॉइस करने का मौका मिलेगा कि विच काइंड ऑफ बिजनेस आई कैन डू,
विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई कैन प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे कोई कौन सी चीज मार्केट में चलेगी वो मैं खुद डिसीजन लूंगा, मुझे मार्केट का टेस्ट प्रेफरेंस ये सब मालूम होनी चाहिए। कंपटीशन यहाँ पे कितना है और कंपटीशन में रहूंगा कि नहीं रहूंगा वो भी मुझे डिसीजन लेना है, ठीक है। कोई 1000 रुपए में कोई चीज बेच रहा है, मैं सीधा 100 रुपए में वही चीज बेचना चालू कर दूं तो कंपटीशन में मैं रहूंगा ही नहीं, कोई 1000 वाली चीज नहीं लेगा, 100 वाली चीज लेगा। तो ये भी मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे कंपटीशन में टिकना है, टिकना है या फिर यहां से निकल जाना है, अपने ऊपर है। और प्रॉफिट मेटर, कोई भी फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिज्म बिजनेस होते हैं तो लोग प्रॉफिट करने के लिए ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आगे है मीनिंग ऑफ द फ्री प्लान इकोनॉमी। प्लान इकोनॉमी को भी यहाँ पे सोशियलिस्ट या सोशलिज्म बोलते हैं, तो उसका मतलब प्लान इकोनॉमी ही हुआ, यहाँ पे ध्यान रखिए। और यहाँ पे उसके फीचर्स, तो पहले तो प्लान इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिज्म इकोनॉमी क्या होती है, तो इकोनॉमी इन विच प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, प्राइस एंड इनकम आर डिटरमाइंड सेंट्रली बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन कितना करना है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, प्राइस क्या रखनी है, आपकी इनकम कौन से बेस पे आपको दी जाएगी, वो सब डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सब हैंडल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आप ये शायद आपको ऐसा पूछ ले कि व्हाट इज द फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड व्हाट इज द प्लान इकोनॉमी, तो आप ये दो लिख सकते हो, ये मैंने डिफरेंस यहाँ पे रखे हैं, आपको पूछे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या है, तो कलेक्टिव ओनरशिप होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट की भी ओनरशिप होती है और प्राइवेट बंदे की भी ओनरशिप होती है, बराबर। तो ओनरशिप दोनों की होती है। सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि क्या प्लान से बिजनेस करना है, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं BRTS या फिर ले सकते हैं ST बस, जो अभी गुजरात में चल रही है वो यही प्लान से चल रही है। लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम, यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगी नहीं, मैं तो बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम बोला है, तो यू कैन डू सम चेंजेस लाइक योर वे टू डू द बिजनेस। जैसे कि BRTS का जो स्टैंड है, पहले तो अंदर ही आपको टिकट मिलती थी, मतलब कि स्टैंड पे जाके ही, अभी तो बाहर भी छोटे छोटे आउटलेट तैयार कर दिए, वहां से भी आपको टिकट मिलती है, तो थोड़ा सा फ्रीडम आपको मिलेगा। आगे एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, यहाँ पे आपको प्रॉफिट का सोचना ही नहीं है, यहाँ पे आपको सेवा का ही सोचना है, बराबर। आपको जो डिसाइड करके दिया है वही आपको मिल जाएगा। रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, यहाँ पे जो भी इनकम होगी ना वो सब में सही से बट जाएगी, बराबर। आगे मीनिंग ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स फ्यूचर्स, बराबर। अब मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या है, तो जो दोनों होता है, कैपिटलिज्म भी होता है, सोशलिज्म भी होता है, उसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी, जो फ्री भी होती है और प्लान भी होती है, बराबर। दोनों का मिक्सचर इज अ मिक्स इकोनॉमी। इंडिया में मिक्स इकोनॉमी चलती है, ये ध्यान रखना है। आगे इसके फीचर्स क्या है, तो को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट वाले और पब्लिक वाले दोनों मिक्स रहेंगे। यहाँ पे प्लानिंग से काम किया जाएगा। लिमिटेड रोल ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म, यहाँ पे मार्केट ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपका साथ गवर्नमेंट दे रहा है, पब्लिक सेक्टर आपके साथ में है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स फ्रीडम, यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर का को भी फ्रीडम नहीं मिलेगा, कंज्यूमर का भी फ्रीडम मिलेगा नहीं। ये थोड़ा IMP है, तो ये ध्यान से पढ़ना है और लिखना है। अब लास्ट पॉइंट ऑफ यूनिट 1, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बराबर। यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिखा है, PPF नहीं आता है, PPC आता है। अरे थाई बुल सस्सु। In business, a production possibility curve is made to evaluate the performance of the manufacturing system when two commodities are manufactured together. दो चीजें एक साथ बना रहे हो तो आपको कौन सा सही है वो डिसीजन लेने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हेल्प करता है। The management utilize this graph to plan the perfect proportion of the goods to produce in order to reduce the wastage and cost while maximize the profit. आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए आपको कॉस्ट कम करनी है और कितने अमाउंट में क्वांटिटी में कोई चीज प्रोड्यूस करनी है वो यहाँ पे ग्राफ देके कोई भी ओनर उसका या मैनेजमेंट उसका डिसीजन ले सकता है। मेन काम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का यही होता है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिए वो पीछे के ग्राफ के है, तो आप देखते हैं ग्राफ में क्या है। दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ग्राफ, बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया, वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया, तो यहाँ पे बाजू में पढ़ता हूँ, आप देख जाइए। पहले तो देखिए वाटरमेलन, एक्स एक्सिस पे मैंने वाटरमेलन ली है, 10,000 वाटरमेलन, 20,000 वाटरमेलन, 30,000 वाटरमेलन, 40,000 वाटरमेलन। वैसे ही यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल्स दिए है वाई एक्सिस पे 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1 लाख 20,000, 1 लाख 40,000, 1 लाख 60,000। तो मुझे गैप बढ़ाना है तो मुझे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो मुझे, मैं जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं पाइनएप्पल ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे फायदा है, कि मैं वाटरमेलन ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे फायदा है। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है, देख लीजिए। द प्रोडक्शन ऑफ 20,000 वाटरमेलन्स एंड 1,20,000 पाइनएप्पल इज शोन ऑन द पॉइंट बी। देखो
पॉइंट बी है 1,20,000 यहाँ पे पाइनएप्पल और 20,000 यहाँ पे वाटरमेलन है, ठीक है। इफ द प्रोडक्शन ऑफ द वाटरमेलन नीड टू बी मोर, अगर मुझे वाटरमेलन का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, देन द प्रोडक्शन ऑफ द पाइनएप्पल शुड बी लेस, तो मुझे पाइनएप्पल का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, इसलिए मुझे बी से सी पे जाना पड़ा। मुझे 20,000 का, मान लो कि 35,000 का वाटरमेलन का प्रोडक्शन करना है, तो मुझे यहाँ पे 1,20,000 से पाइनएप्पल की कटौती करके मुझे 90,000 पे आ जाना पड़ेगा। यहाँ पे 85,000 दिखा, 85,000 पे आ जाना पड़ेगा। विथ दिस ट्रेड ऑफ द कर्व शोज द आइडिया ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ से आपको पता चलेगा कि मुझे वाटरमेलन ज्यादा उगानी चाहिए या प्रोड्यूस करनी चाहिए या पाइनएप्पल। यहाँ से आपको पता चलेगा कि मुझे एक चीज छोड़नी पड़ेगी जहां पे मुझे मुनाफा ज्यादा मिल रहा है, मेहनत कम पड़ रही है, वो चीज पे मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे सीधी बात है 20,000 से 45,000 पे आना, 45,000 पे आना मतलब मुझे 25,000 वाटरमेलन ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं, और यहाँ पे मुझे कटौती कितने की मिल रही है, तो सीधा समझिए 85,000, 1,20,000 से 85,000, 20,000, 30,000, 35,000। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड ऑफ पता चलना चाहिए कि वाटरमेलन प्रोड्यूस करने हैं तो मुझे पाइनएप्पल के प्रोडक्शन में कमी करनी ही पड़ेगी। ये मुझे मिलती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच आई कैन गेट फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहां से मैं मेरा खर्चा कम करके मेरा मुनाफा ज्यादा कर सकता हूं। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है एग्रीकल्चर कोस्ट का। ये भी रेगुलर में देखा जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही है, लेकिन ये अपनी रेगुलर लाइफ में यूज होता है, बराबर। थैंक यू।